अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल आप सबकी। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा हेल्थ एंड सेफ्टी टॉपिक है वो है एर्गोनॉमिक हैज़र्ड। एर्गोनॉमिक्स हैज़र्ड क्या चीज़ होते हैं, इनकी प्रिवेंशंस क्या हैं, आज हम उसके बारे में थोड़ी डिटेल पे बात करेंगे। तो टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आ जाता है। इंट्रोडक्शन इसका शॉर्ट सा ये है। तो इसमें सबसे पहले हम MSDs के बारे में बात करते हैं। MSDs जो है ये नीचे लिखा हुआ है, मस्कुल लॉस क्लेटल डिसऑर्डर। सॉरी, मुझसे वर्ड सही कहा नहीं जा रहा। तो इसकी एग्जांपल्स यही हैं, कहीं आप एक जगह बैठे हुए हैं कुर्सी पे, फॉर एग्जांपल अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं। तो कंटिन्यूस काम करने से, एक जगह बैठ के काम करने से, एक जगह अगर आप फोकस कर रहे हैं, उठते हैं, चलते फिरते नहीं हैं, या आप टी ब्रेक नहीं लेते, या जो है वॉशरूम ब्रेक नहीं लेते, तो बैठे बैठे आपकी कमर में दर्द शुरू हो जाता है, आपके जो है हाथ पाँव सो जाते हैं, उनमें टिंगलिंग स्टार्ट हो जाती है। या फिर ये है कि आप एक जगह काफ़ी देर अपना हाथ रखते हैं, जैसे ये रोटेटर कफ सिंड्रोम है। इसका ये मतलब है कि अगर आप एक जगह अपना हाथ बहुत ज़्यादा देर रखते हैं और फिर जब उस हाथ को वहाँ से उठाते हैं तो वो हाथ आपका दर्द करता है, क्योंकि मसल उस जगह पे एक जगह फिक्स हो जाता है। उसके अलावा जो है आपको स्प्रेन या स्ट्रेन की इंजरी हो सकती है। ये जो है आपके मसल से रिलेटेड कोई इंजरी है, इस चीज़ से आपने घबराना नहीं है, बिल्कुल भी ठीक है। तो देयर इंक्लूड स्ट्रेन, इन्फ्लेमेशन, डिजनरेशन, टीयर्स, पिंच्ड नर्व्स और ब्लड वेसल्स, बोन्स splintering and stress fractures. Symptoms are discomfort, pain, fatigue, swelling, stiffness और numbness and tingling। ये वही चीज़ है जैसे मैंने ऊपर आपको बताया कि अगर आप एक जगह बैठे रहते हैं, काम करते हैं, फोकस करते हैं, तो आपके हाथ पाँव सूज जाते हैं, सो जाते हैं, ठीक है, मसल्स में पेन स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक हाथ में 10 किलो का शापर उठाया हुआ है और उसके अंदर 10 किलो लोड है, और आप वो काफ़ी देर तक शापर उठा के घूम रहे हैं, या शॉपिंग बैग या थैला जो भी है, जब आप उसको रखेंगे तो आपकी उंगलियों में एक तो खून जम जाएगा, उसमें दर्द स्टार्ट हो जाएगी, और फिर आपकी उंगलियां थोड़ी देर तक सीधी नहीं हो सकती हैं। तो ये इसका एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है जो मैंने आपको नॉर्मल कोशिश की है समझाने की। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ एर्गोनॉमिक्स। एर्गोनॉमिक्स मीन फाइंडिंग वेज टू वर्क इजियर और जस्ट एज प्रोडक्टिव। द गोल ऑफ द साइंस ऑफ एर्गोनॉमिक्स इज़ टू फाइंड द बेस्ट फिट बिटवीन द वर्कर एंड जॉब कंडीशन। एर्गोनॉमिक्स जो है ये आपके काम को आसान बनाता है, और इसके हैज़र्ड जो है आपको अगर पता हो तो आप अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। द गोल ऑफ साइंस ऑफ एर्गोनॉमिक्स इज़ टू फाइंड द बेस्ट बिटवीन द वर्कर एंड जॉब कंडीशन। इसमें यह है कि आपने बेस्ट जो सोल्यूशन है, दरमियानी रास्ता आप कह सकते हैं कि निकाला जाता है, जिसमें वर्किंग कंडीशन गुड हो जाए और आपका जो वर्कर है उसको कोई इफ़ेक्ट ना हो, जिससे आपकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो जाए। Ergonomics tries to come up with solution to make sure workers stay safe, comfortable and productive. Ergonomics ये कोशिश करता है कि आपका जो वर्कर है सोल्यूशन के साथ आता है कि मेक श्योर करता है कि आपका जो वर्कर है वो सेफ़ रहे, आरामदेह माहौल में रहे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन दे। Ergonomics also mean working smarter, not harder. It looks at the following risk factor categories to see how the job can best fit the worker. Ergonomics जो है इसका ये मतलब है कि आप मुश्किल वाला काम ना करें, बल्कि मुश्किल काम को आसान तरीके से करें। नॉर्मल ज़ुबान में जैसे हम कहते हैं जुगाड़, एक तो जुगाड़ होता है जो मतलब हम लोग अनसेफ कंडीशन करते हैं, वो चीज़ नहीं, लेकिन एक तरीके से किया जाए, स्मार्टर वर्क, जैसे आप नॉर्मली वीडियोस भी देखते होंगे, वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर, ये वही चीज़ यहाँ पे इन्वॉल्व होती है। तो रिस्क फैक्टर इनहेरेंट इन दी वर्कर में रिस्क फैक्टर जो है वो क्या है, फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड नॉन वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज़ में प्रेजेंट यूनिक रिस्क फैक्टर। उसमें फिजिकल कोई इंजरी हो सकती है, साइकोलॉजिकल कोई इशू हो सकता है, या नॉन रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो हैं, जो उसका काम नहीं है फिर भी वो काम कर रहा है, आर द यूनिक रिस्क फैक्टर। नेक्स्ट हमारा जो है फैक्टर्स इनहेरेंट इन द टास्क, काम में क्या क्या फैक्टर्स जो है इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास ये था कि वर्क प्रोसीजर जो है आपका हो सकता है इन्वॉल्व, उसमें इक्विपमेंट, वर्क स्टेशन डिज़ाइन में इंट्रोड्यूस रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर इनहेरेंट इन द इन्वायरमेंट, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल क्लाइमेट में इंट्रोड्यूस द रिस्क फैक्टर। Ergonomics hazard can cause painful and disabling injuries to joints and muscles on construction site. Ergonomics hazard जो हैं आपके वो बहुत ज़्यादा पेनफुल और जो है डिसेबल इंजरीज काज कर सकते हैं आपको, स्पेशली कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर, ठीक है। Ergonomic hazards are the most frequently occurring health hazard in the construction and cause the most injuries। तो ये है कि ergonomics hazard जो है बहुत ज़्यादा आपको इंजरीज कर रहे हैं, स्पेशली कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, ठीक है। ज़्यादातर जो एक्सीडेंट होते हैं उसके पीछे यही फैक्टर्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं कंस्ट्रक्शन में। फॉर एग्जांपल, एक आदमी अगर हिल्टी चला रहा है
उसकी वाइब्रेशन से उसको बहुत ज़्यादा देर तक अगर वो एलटी चला रहा है, तो उसके साउंड से कान डिस्टर्ब होंगे, दूसरा ये कि उसकी वाइब्रेशन से उसके मसल्स, उसके ऑर्गन, तमाम चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी। रिस्क फैक्टर इनहेरेंट इन दी वर्कर, ही आगे उसको मज़ीद डिफ़ाइन किया गया है कि हर वर्कर, एक वर्कर दूसरे वर्कर से उसकी एबिलिटी डिफरेंट होती है, उसकी सोचने की सलाहियत अलग होती है, काम करने की ताकत, सलाहियत, तमाम चीज़ें एक वर्कर की दूसरे वर्कर से अलग होती हैं। तो ये कि जब भी आपने किसी बंदे को कोई जॉब असाइन करनी है, तो उससे पहले उसकी एबिलिटी आपने देखनी है कि ठीक है वो उस डिज़ाइन का जो है कॉम्पिटेंट है बंदा, उसमें जो वर्किंग कंडीशन है उसमें वो वर्क कर सकता है, नहीं कर सकता, जो आप उसे काम देंगे। ऐसा ना हो कि वो काम वो नहीं कर सकता, या उस वर्किंग इन्वायरमेंट उसके लिए सूटेबल नहीं है, या कोई और इशू है जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्शन पे भी फ़र्क पड़े और वो बंदा जो है अपने आप के लिए नुकसान कर बैठे, या फिर आपका कोई प्रॉपर्टी डैमेज हो जाए। तो इसके लिए जब आपने एम्प्लॉय को एवेल्यूएट करना है कि आपके काम में कौन बंदा जो है वो प्रॉपर तरीके से काम कर सकता है, तो ये नीचे कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं, आप इसके थ्रू जो है उनको एवेल्यूएट कर सकते हैं। सबसे पहले उनकी एज देख लें, वो ज़्यादा बुज़ुर्ग तो नहीं है, मतलब जवान है। उसके बाद उनका जेंडर देख लें, वो मेल है फीमेल है। ऐसा नहीं कि फ़ीमेल को आप मेल का काम दे दें, ठीक है, कोई भी फ़ीमेल जो है वो मेल का काम नहीं कर सकती है। फ़िज़िकल एक्टिविटी देख लें, उसमें कितनी इन्वॉल्वमेंट है। स्ट्रेंथ देख लें, क्या स्ट्रेंथ इसमें इन्वॉल्व होगी। और आगे है एंथ्रोपोमेट्री। एंथ्रोपोमेट्री का मतलब ये है कि आप इसमें चेक करते हैं इंटरेक्शंस वर्कर की टास्क के साथ, टूल के साथ, मशीन के साथ और व्हीकल्स के साथ, ठीक है, या फिर पीपीज के साथ। नेक्स्ट हमारे पास है रिस्क फैक्टर इनहेरेंट इन द टास्क। In addition, considering the worker attributes that may increase the risk of injury, we must also analyze the risk factor of the work task itself bring to the job. उसके अलावा हमने इन तमाम चीज़ों पर भी गौर करना है जो आपके जो है काम करने के खतरात को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, जिसमें चोट लगने के खतरे बढ़ जाते हैं। इन खतरे के अवामिल का भी हमें तजिया करना चाहिए जो काम के दौरान खुद को सामने ले आते हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहले क्या है, हमारे पास फोर्स है। फोर्सफुलनेस इज़ द अमाउंट ऑफ फिजिकल एफर्ट रिक्वायर्ड बाय द पर्सन टू डू द टास्क और मेंटेन कंट्रोल ऑफ द टूल और इक्विपमेंट। एग्जांपल, वर्क एक्टिविटीज़ दैट एक्सर्ट फोर्स ऑन द बॉडी इंक्लूड एनी जॉब दैट रिक्वायर लिफ्टिंग, लोअरिंग, पुशिंग, पुलिंग, पिंचिंग, पाउंडिंग, हिटिंग या जंपिंग। तो जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि जो है एक एम्प्लॉय फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन साइट पे एलडी चला रहा है, तो फोर्स लग रही है उसकी, ठीक है। इसी फोर्स वो चीज़ होती है जब आपने एक टूल को चलाने के लिए यूज़ करनी है, ठीक है, या उसको कंट्रोल करने के लिए। फॉर एग्जांपल एक ग्राइंडर चला रहे हैं, तो ग्राइंडर की अपनी भी एक पावर है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको एक फोर्स चाहिए। तो उसके आगे एग्जांपल दी गई हैं किस किस्म की वर्क एक्टिविटीज़ में आप जो है फोर्स यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपके पास लिफ्टिंग है, कोई वज़न आपने उठाना है, फॉर एग्जांपल ज़मीन पे 10 किलो का एक ब्लॉक पड़ा हुआ, आपने उसको उठाना है, उसके लिए भी आपको फोर्स चाहिए। लिफ्टिंग करनी है, ठीक है, लोअरिंग करनी है, कोई चीज़ ऊपर से नीचे रखनी है, तब भी रस्सी के साथ आपको फोर्स चाहिए। किसी को धक्का लगाना है, खींचना है, हिट करना है, जंप करना है, कोई भी चीज़ आपने उसमें फोर्स लगानी है। नेक्स्ट हमारे पास है वाइब्रेशन। ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर टू वाइब्रेशन प्लेज अ लार्ज रोल in the effects of vibration forces. There are two basic types of vibration that can result in MSDs. वाइब्रेशन भी जो है जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि हिल्टी चला रहा है तो उसकी वाइब्रेशन से उसके ऑर्गन्स या टिश्यूज़ या मसल्स डैमेज हो सकते हैं। तो लार्ज रोल ये बहुत बड़े लेवल पे रोल प्ले करती है। वाइब्रेशन भी अफेक्ट करती है आपके एमएसडीज़ को। नॉर्मली हम लोग अब यहाँ पे दो तरह की वाइब्रेशन पे बात करते हैं। सबसे पहले है सेगमेंटल वाइब्रेशन, सेकंड है होल बॉडी वाइब्रेशन। सेगमेंटल वाइब्रेशन में हमारे पास क्या जाती है, वन हैंडलिंग वाइब्रेशन टूल्स फॉर प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन, वेस्कुलर insufficiency in the hand and fingers can also result in interference with sensory receptor feedback. If worker can't feel the grip properly, he or she may compensate by applying more force than necessary to hold the handle and object. Segmental vibration also be linked up to carpal tunnel syndrome. इसका ये मतलब है कि एक बंदा एक टूल यूज़ कर रहा है बहुत ज़्यादा टाइम के लिए, तो उसके हाथ जो है वो दर्द करना शुरू कर देते हैं, हाथ सो जाते हैं, ठीक है, तो उंगलियां जो है वो अपनी जगह पे अटक जाती हैं। जैसे मैंने वो आपको शॉपर वाली एग्जांपल दी है पहले, उंगलियां सीधी नहीं हो सकती हैं, तो वर्कर अपनी मशीन के ऊपर, अपने टूल के ऊपर ग्रिप फील नहीं कर सकता, तो उसको ग्रिप पकड़ने के लिए वो और ज़्यादा फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से उसे और ज़्यादा वाइब्रेशन फील होती है, और ये आपको जो है कार्पल टनल सिंड्रोम में भी लेके जा सकती है, जिससे आपकी हड्डी या आपका मसल जो है वो डैमेज हो सकता है।
नेक्स्ट हमारे पास आता है होल बॉडी वाइब्रेशन। व्हेन होल बॉडी इज सब्जेक्टेड टू वाइब्रेशन एज मोस्ट कॉमनली एक्सपीरियंस्ड बाय ट्रक ड्राइवर्स, देयर इज एन एनहांस्ड रिस्क ऑफ इंजरी स्पेशली टू द लोअर बैक। होल बॉडी वाइब्रेशन में ये है कि आपकी पूरी बॉडी जो है वो वाइब्रेशन पे लगी है, मतलब उसको झटके लगते रहें। इसकी कॉमन एग्जांपल दी गई है, जैसे एक आदमी ट्रक चला रहा है, अब जब ट्रक एक खड्डे में से गुजरता है तो झटका लगता है, वो पूरी बॉडी आपकी वाइब्रेट होती है। तो आपकी भी स्पेशली जो बैक पेन है, जो लोग हम बाइक चलाते हैं वो लोग इसका ज़्यादा जो है उनको इफेक्ट होता है, क्योंकि कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है जब भी झटका लगता है। इसी तरह बस, ट्रक, गाड़ी जो भी लोग चला रहे हैं जिनकी सस्पेंशन अच्छी नहीं होती, उनकी पूरी बॉडी वाइब्रेट करती रहती है, स्पेशली बाइक्स। नेक्स्ट हमारे पास है रेपिटेशन is a measure of how frequently we complete the same motion or exertion for the task. The severity risk depend on the frequency of repetition, speed of the movement or action, the number of muscles groups involved and the required force during movement. रेपिटेशन जो है ये आपकी वर्क प्लेस सेटिंग है। इसका मतलब है कि एक ही काम बार बार कितनी दफ़ा किया गया है। तो इसमें भी हमारे पास रिस्क सिविलिटी होती है, उसके आगे रिस्क फैक्टर है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रेपिटेशन, कितनी दफ़ा में कौन सा काम उसको कितनी दफ़ा रिपीट किया गया है, उसकी स्पीड या मूवमेंट या एक्शन क्या था, और द नंबर ऑफ मसल ग्रुप्स इन्वॉल्व, कितने आपके नंबर ऑफ मसल जो हैं या ग्रुप्स उसमें इन्वॉल्व हैं, और कितनी फोर्स आपको चाहिए ड्यूरिंग मूवमेंट। तो उसमें हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है रिकवरी टाइम। रिकवरी टाइम is a measure of rest or low stress activity period available to muscle group between similar exertions. Recovery time is important in preventing muscle fatigue because oxygen and metabolites can rejuvenate while uric acid and other waste products are removed from the muscle group. Recovery time needed will lengthen as the duration of task increases. रिकवरी टाइम जो है आपका, अगर एक काम आपने किया है फोर्सफुली, आपकी पूरी बॉडी वाइब्रेट होती है और आप रेस्ट कर रहे हैं, तो वो आप जितना आपने फोर्स वाला काम किया है उतनी ज़्यादा आपको रेस्ट भी चाहिए होती है। नॉर्मल क्या होता है कि अगर एक आदमी ज़्यादा देर काम करता है, कम रिकवरी करता है, रिकवरी टाइम लेता है, रेस्ट कम करता है, तो उसका जो है ऑक्सीजन खून के साथ या मेटाबोलाइट्स जो है वो मसल तक नहीं पहुंच सकते, जो मसल का फ्यूल है, मसल की जो खुराक है, ताकि मसल अपनी जगह पे आ जाए, मसल रिकवर हो जाए। तो कोई भी आप जो है हार्ड काम करते हैं, वो काम करने के बाद खुद को थोड़ा सा रिकवरी टाइम देना चाहिए, खुद को वेट करना चाहिए, ताकि जो आपके पट्टे जो हैं, आपके मसल जो हैं, वापस अपनी जगह पे आ जाएं। क्योंकि जब एक दफ़ा अगर आप रिकवरी टाइम ले रहे हैं, आपके जो पट्टे हैं उसमें ऑक्सीजन और मेटाबोलाइट्स वापस आ जाते हैं, मसल आपका वापस अपनी जगह पे आ जाता है, तो उससे क्या होता है, आपका यूरिक एसिड, अदर वेस्ट प्रोडक्ट जो हैं वो आपके मसल से निकाल दिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन इज़ द मेजर ऑफ लेंथ ऑफ टाइम एक्सपोजर टू द रिस्क फैक्टर। कितने टाइम के लिए आप जो हैं उस रिस्क फैक्टर के साथ एक्सपोज हुए हैं, कितना आपने उसके अंदर इन्वॉल्व होकर काम किया। ऑफ कोर्स एजम्पशन इज़ दैट द लॉन्गर द ड्यूरेशन एक्सपोजर ग्रेटर द रिस्क ऑफ इंजरी। जितना ज़्यादा आप हार्ड काम करेंगे उतना ज़्यादा आप एक्सपोज हो सकते हैं बड़ी किसी इंजरी की तरफ। ड्यूरेशन में भी मेजर्ड इन सेकेंड्स, मिनट्स, आवर, डेज, वीक्स, मंथ्स एंड इवन ईयर्स। तो ड्यूरेशन जो है वो डिपेंड करता है आपके औकातकार पे, आपका काम कितना लेंथ की है। As with most individual risk factor, duration must be considered along with other people, task and environment risk factors such as the physical condition of the worker, posture, force, weight, temperature, stress. तो जब भी आपने कोई काम प्लान करना है, किसी बंदे को असाइन करना है, तो आपने उसकी काम की ड्यूरेशन लाजमी चेक करनी है कि वो बंदा जो है वो काम कर सकता है उसके इतनी लंबी ड्यूरेशन के लिए, क्योंकि जितना लंबा काम होगा उसके अंदर आपके जो है वर्क पोस्चर जो है, फोर्स, वेट, टेम्परेचर, ये तमाम चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो ये देखना चाहिए कि इतने लंबे अरसे के लिए एक आदमी ये काम कर सकता है या नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग इन द मिडल ऑफ लिफ्ट ग्रेटली एम्पलीफाइज द फोर्स ऑन द लोअर बैक। द पॉइंट एट विच ट्विस्टिंग इज मोस्ट लाइकली टू कॉज एन इंजरी व्हेन लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट इज इन द मिडल ऑफ द लिफ्ट। मटेरियल हैंडलिंग एंड ब्रिक वर्क आर गुड एग्जांपल ऑफ टास्क दैट रिक्वायर ट्विस्टिंग। ट्विस्ट ये मतलब है कि अगर आप कोई वेट उठा रहे हैं और साथ ही आप अपनी बॉडी को मूव कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, तो आपकी लोअर बैक पे सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है। अब इसका एक नॉर्मल सी एग्जांपल यहाँ पे जैसे दी गई है, मिस्त्री या मज़दूर जो है वो काम कर रहा है, वो ज़मीन से ईंटें उठा के ऊपर फट्टे पे रख रहा है, तो वो अपनी बॉडी को थोड़ा सा घुमाता है ऊपर वाले हिस्से को, तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट जो आपकी बैक पे होता है। तो इससे भी बचना है, ठीक है आपकी, वरना लोअर बैक पे ये डायरेक्ट जो एम्पलीफाई करेगा, इशू करेगा आपके लिए बैक पेन का।
Posture is the position of the body while performing work activities. Awkward posture is a deviation from ideal working posture of arm at the side of the torso, elbow bent with the twist straight. Awkward posture typically include reaching behind, twisting, working overhead, kneeling, forward, backward, bending, and squatting. If the posture is awkward during work, there is an increased risk for injury. The more joint departs from neutral position, the greater likelihood of injury. तो इसका ये है कि जब भी आपने काम करना है, फॉर एग्जांपल ज़मीन से कोई चीज़ उठा के आपने हाइट पे लेके जानी है, तो आपका बॉडी पोस्चर ठीक होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप आगे से झुके हुए हैं, वेट उठा रहे हैं, या जो है आपने नीज बेंड किए हुए हैं, या आपका पोस्चर जो है आपका बैक पेन से बैक जो है आपकी वो सही बेंड नहीं हुई किसी तरह से। स्क्वाट की पोजीशन में आप या ट्विस्ट कर रहे हैं, ठीक है, या पिछली तरफ चल रहे हैं, ये तमाम चीज़ें आपका पोस्चर जो है उसमें इन्वॉल्व होती हैं। अपने पोस्चर को राइट पोजीशन पे रखना है जो भी काम करना है आपने। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट 1 आता है, एक्सटेंडिंग और फ्लेक्सिंग द रिस्ट अप एंड डाउन रेगुलरली इज एसोसिएटेड विद ग्रेटर रिस्क ऑफ कार्पल टनल सिंड्रोम। अगर आप हाथ सीधा करके वेट उठाते हैं या उसको फ्लेक्सिबल करते हैं, मतलब थोड़ा ऊपर नीचे करते हैं रेगुलरली, तो वो आपका जो है उसमें हाथ में दर्द शुरू हो जाएगा, ठीक है। हाथ आप कार्पल टनल सिंड्रोम की तरफ जा सकते हैं। बेंडिंग दी हैंड टुवर्ड द लिटिल फिंगर रेगुलरली ग्रेटर देन 20 डिग्री इंक्रीज द रिस्क ऑफ पेन अदर इश्यूज़, ठीक है। आपने अगर हाथ को बेंड किया 20 डिग्री पे, छोटी उंगलियों को बेंड किया रेगुलरली ग्रेटर देन 20 डिग्री जो है, तो आपको हाथ में दर्द शुरू हो जाएगी। अदर इश्यूज़ की तरफ आप जा सकते हैं। रेजिंग द आर्म विच फ्लेक्सेस द शोल्डर ग्रेटर देन 60 डिग्री फॉर मोर देन 1 आवर अ डे इंक्रीज द रिस्क ऑफ एक्यूट नेक एंड शोल्डर पेन। अगर आप हाथ रेस करते हैं, ठीक है, 60 डिग्री से ऊपर लेके जाते हैं 1 घंटे के लिए एक दिन में, तो आपको नेक या शोल्डर पेन हो सकती है। हार्ड वर्किंग एट अबव शोल्डर लेवल कैन रिजल्ट इंक्रीज रिस्क ऑफ टेंडेंसीज एंड शोल्डर प्रॉब्लम। वही बात है, अगर कोई ज़्यादा हार्ड काम कर रहे हैं, अपनी इस्तात से ज़्यादा बड़ा काम कर रहे हैं, तो आपको रिस्क हाथ में शोल्डर इंजरीज वगैरह हो सकती हैं। द ग्रेटर द एंगल ऑफ नेक मूव्स फॉरवर्ड बैकवर्ड साइड टू साइड, द मोर क्विकली नेक एंड शोल्डर पेन रिजल्ट। जितना ज़्यादा एंगल होगा आपका, मतलब आपकी नेक मूव करेगी बैकवर्ड या साइड टू साइड, मोर क्विकली नेक एंड शोल्डर पेन रिजल्ट, उतना ही आपको नेक या शोल्डर का पेन आएगा। फॉर एग्जांपल हम लोग आजकल मोबाइल चला रहे होते हैं और गर्दन हमने नीचे झुकाई भी होती है, तो उस टाइम आपके पूरे गर्दन का लोड जो है वो आपके सर का लोड आपकी गर्दन पर आया हुआ होता है। बेंडिंग एट द लोअर बैक वाइल वर्किंग इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ लो बैक डिसऑर्डर। नेक्स्ट हमारे पास एनवायरनमेंट में हमारे पास क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। उसमें इल्यूमिनेशन है, साउंड है, ह्यूमिडिटी है। इल्यूमिनेशन मतलब इनएडिक्वेट लाइटिंग कम हो, द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इन कंप्लीटिंग टास्क। नेक्स्ट साउंड है, साउंड कैन आल्सो टेंड टू इंक्रीज द स्ट्रेस। साउंड की वजह से भी आपकी स्ट्रेस इंक्रीज होती है। ह्यूमिडिटी आपकी जो है वो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है एक वर्कर के ऊपर, गर्मियों में ख़ास करके जब वो पसीना बह जाता है और बंदा जो है वीक हो जाता है। टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा आदमी की उतना काम करने की इस्तात कम होती जाती है, ठीक है। जितना ज़्यादा ठंडा होगा तब भी आप काम ज़्यादा नहीं कर सकते। नॉर्मल टेम्परेचर में जो है बंदा एक काम करता है ताकि MSDs जो है आपकी सेफ रहें, प्रिवेंट रहें। नेक्स्ट हमारे पास साइकोलॉजिकल वर्क डिमांड्स द टर्म ऑफ जॉब कंट्रोल। साइकोलॉजिकल डिमांड, सोशल सपोर्ट, जॉब dissatisfaction all can also influence the rate of work which employees are injured. If your employer forces employees to work first not safe, likelihood MSDs increase. साइकोलॉजिकली आपने अपने वर्कर को स्ट्रॉन्ग रखना है, उसके ऊपर प्रेशर नहीं डालना कि यार जल्दी से काम करो, ये काम करो। जिस काम में वो कॉम्पिटेंसी नहीं है उनको वो काम देना, तो उससे क्या होता है हमारे वर्कर्स में MSDs का खतरा बढ़ जाता है। वर्क रिलेटेड MSDs occur when physically कैपेबिलिटीज़ ऑफ वर्कर डू नॉट मैच दी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ जॉब। वही बात आ गई कि आपने जब भी किसी बंदे को काम असाइन करना है तो तमाम चीज़ें उसके फैक्टर्स जो है देखने के बाद उसको काम देना है, जिसमें एज, स्ट्रेंथ, ठीक है, उसकी ऊपर तमाम चीज़ें जो मैंने बता दी हैं। वरना क्या होगा, MSDs और इंजरीज डिसऑर्डर ऑफ द सॉफ्ट टिश्यूज़। MSDs जो हैं उसका ये मतलब है आपके सॉफ्ट टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। उसमें मसल्स हैं, टेंडन्स हैं, लिगामेंट्स हैं, जॉइंट्स हैं एंड नर्वस सिस्टम। They can affect nearly all tissues including the nerves and tendon shape, and most frequently involve the arms and back. MSDs are the leading cause of disability for people in their working years. नेक्स्ट हमारे पास है
नी एंड शोल्डर अपर आर्म आर द मोस्ट प्रिवेलेंट अमंग दी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। वही बात आ गई, कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा जो है बंदों को इंजरीज होती हैं, हाथ पाँव बाजू की, जो मतलब हार्ड काम कर रहे होते हैं। Studies indicate upper limb and shoulder MSDs were related to manual handling, work repetitiveness, psychological demand, job satisfaction and gender and physical and fitness। तो जो भी आपको अपर लिम्ब MSDs होती हैं उस वो रिलेट करती हैं आपकी मैनुअल हैंडलिंग से, काम का आपने कितनी दफ़ा रिपीट किया है, साइकोलॉजिकल डिमांड्स जैसे मैंने अभी जिक्र किया, जॉब डिससेटिस्फेक्शन, आपका एम्प्लॉयर आपसे खुश नहीं होता, जेंडर उसमें एक फैक्टर है, फिजिकल अनफिटनेस आ सकती है। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैव एन इंक्रीज रिस्क ऑफ इंजरीज इन द फॉलोइंग इंस्टेंसेस व्हेन कैरिंग हैवी लोड्स, ट्विस्टिंग हैंड और रिस्ट, स्ट्रेचिंग टू द वर्क ओवरहेड, यूज सर्टेन टाइप ऑफ टूल, यूजिंग वाइब्रेशन टूल्स और इक्विपमेंट। नेक्स्ट हमारे पास लोअर बैक है, नी है। ये जस्ट आप लोगों ने इसको एक दफ़ा रीड कर लेना क्योंकि मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैंने इसको जो है रीड किया, तो आपने ये तमाम चीज़ें एक दफ़ा रीड कर लेनी है। शोल्डर, नेक, आर्म, हैंड एंड रिस्ट, ये तमाम चीज़ें नेक्स्ट एक्सप्लेन की गई हैं इसके अंदर विद डेफिनेशन के कैसे अफेक्ट करती हैं आपको। जो जो चीज़ें ऊपर आपको बताई हैं ये मज़ीद उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया। Solution to ergonomic hazard, ergonomic improvement are the changes made to the improve the fit between job and the capabilities of the work employees performing it। ergonomic आपकी improve होंगी तो वो आपकी इम्प्रूवमेंट होती है वर्कर और जॉब के दरमियान में, उनकी कैपेबिलिटीज़ के मुताबिक जो है वो अपनी जॉब परफॉर्म करते हैं, तो आपकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा होती है और हमारे वर्कर भी सेफ रहते हैं। Making ergonomics improvement, reduce physical demand, eliminate unnecessary movement, lower injury rates and their associated worker compensation cost, and reduce employee turnover। When making improvement to ergonomic problem, we use one or more of the strategies in HOC hierarchy of controls। तो वो तमाम चीज़ें जो मैं ऊपर आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अगर ने अपने वर्कर्स को सेफ रखना है, प्रोडक्शन लेनी है, तो उनको डिवाइड कर लें, ठीक है, एवेल्यूएट कर लें, उसके मुताबिक उनसे काम लें। इससे क्या होगा, इंजरी कम हो जाएगी, हमारी कंपनसेशन कॉस्ट कम हो जाएगी, एम्प्लॉइज टर्नओवर जो हमारा कम हो जाएगा। नेक्स्ट है द फर्स्ट 3 स्टेजेस, फोकस ऑन डूइंग समथिंग विद हैज़र्ड। अगर कोई हैज़र्ड आप देख लेते हैं, सबसे पहले 3 उसमें हमने चीज़ें लेनी है। सबसे पहले एलिमिनेशन है, नेक्स्ट सब्सटीट्यूशन है और इंजीनियरिंग कंट्रोल्स है। एलिमिनेशन में ये द बेस्ट सोल्यूशन इज़ टू टोटली एलिमिनेट द नीड टू लिफ्ट। बेस्ट सोल्यूशन यही है कि अगर आपने कोई वज़न उठाना है तो आप कोई ऐसा काम ही ना करें जिसमें आपको वज़न उठाने की ज़रूरत पड़े, और कैरी हैवी लोड्स और पुश और पुल। इट मे आल्सो इम्पॉसिबल टू कंप्लीट प्रोजेक्ट्स विदाउट प्लेसिंग वर्कर्स इन अनयूजुअल पोस्चर, ओवर रीचिंग और ओवर एक्सर्शन। अगर ऐसा कोई हो जाता है तो फिर आपका काम उसके बगैर चलना ही नहीं है, फिर आपको बंदों को उस पोस्चर में उस जो है काम में डालना ही पड़ेगा। तो बेहतर ये उसको एलिमिनेट कर दें। सब्सटीट्यूट इज़ द नेक्स्ट बेस्ट सोल्यूशन। फॉर इंस्टेंस द एम्प्लॉय माइट रिप्लेस लार्ज हैवी कंटेनर्स विद स्मॉल कंटेनर्स। आप जो बड़े कंटेनर्स हैं फॉर एग्जांपल, उनको छोटे कंटेनर से रिप्लेस कर दें, आपका काम आसान हो जाएगा। इंजीनियरिंग कंट्रोल्स आ जाते हैं उसमें, रीडिज़ाइन और मॉडिफाई इक्विपमेंट एंड प्रोसेसेस। फॉर इंस्टेंसेस processes that require heavy lifting, lowering or carrying heavy objects might be revised। नेक्स्ट हमारे पास है वार्निंग्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हैं, OPPs हैं। इंजीनियरिंग कंट्रोल्स फिर उनको मज़ीद यहाँ पे किया गया है। इंजीनियरिंग कंट्रोल इम्प्रूवमेंट ऑप्शन यहाँ पे मज़ीद किए गए हैं। ये तमाम चीज़ें आपने एक दफ़ा रीड कर लेनी है ताकि आप जो है इससे एक दफ़ा गो थ्रू हो जाएं, आपको तमाम चीज़ें पता चल जाएँ। मटीरियल हैंडलिंग जो है, नेक्स्ट हमारे पास है स्टोरेज ऑफ मटीरियल, टूल, इक्विपमेंट सिलेक्शन, ये तमाम चीज़ें हैं। हैंडल, ट्रिगर, फिक्चर्स, वाइब्रेशन हैज़र्ड्स जो है इसमें रूटीन मेंटेनेंस है। वाइब्रेशन डैम्पिंग रैप्स ऑन हैंडल्स, आइसोलेटिंग द टूल फ्रॉम ऑपरेटर, प्रॉपर्ली फिटिंग वाइब्रेशन डैम्पनिंग ग्लव्स, गुड डिज़ाइन ऑफ एन अल्टरनेट और लोअर वाइब्रेशन टूल्स, सस्पेंडिंग और सपोर्टिंग टूल्स। ये मज़ीद आपने इसको पढ़ लेना। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मज़ीद एक्सप्लेन किए गए हैं यहाँ पे। गुड हाउस कीपिंग, मेंटेनेंस, एक्सरसाइज एंड स्ट्रेचिंग, कॉपरेशन, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आपको इकोनॉमिक हैज़र्ड कम करने में मदद देती हैं। सेफ़ लिफ्टिंग टेक्निक्स आ गई हैं आगे आपकी, खुदा न खास्ता जैसे आपने कंस्ट्रक्शन में कोई वेट लिफ्ट करना है तो उसको सेफली कैसे लिफ्ट करना है, ये तमाम वो टेक्निक्स हैं। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, प्रायोरिटाइज योर वर्क।
You may want to choose some specific improvements option to try in your workplace, setting your priorities with help of sort out which tasks you want to work on first. To do that, conduct economics job hazard of hazardous task. तो आपका GHA जो है जॉब हैज़र्ड असेसमेंट वो फोकस करता है वर्कर वेरिएबल्स जिसमें फिटनेस और एज है, टाइप ऑफ वर्क, रूफिंग, शीट रॉक, फ्रेमिंग एंड द वर्क एनवायरनमेंट, लाइटिंग, एक्सपोजर. To determine which task you want to address, first consider the following frequency and severity of complaints, symptoms and injuries, contributing factors or the other problems you have identified in a particular task, ideas your employees have for improvement. और ये टेक्निकल एंड फाइनेंशियली रिसोर्स एट योर डिस्पोजल, पोटेंशियल एफर्ट ऑन प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी एंड प्रोडक्ट, सर्विस एंड क्वालिटी. और ये मज़ीद 2 पॉइंट जो हैं, तो मैंने ऑलरेडी मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, शॉर्ट करने के लिए जस्ट आपको एक स्लाइड दे दी है, आपने इसको एक दफ़ा रीड कर लेना है, पढ़ लेना है, कुछ चीज़ समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे दें, मैं इंशाल्लाह आपको वो एक्सप्लेन कर दूँगा. तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. जो मेन की पॉइंट है वो मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन कर दिया कि इकोनॉमिक्स क्या है, उसकी प्रिवेंशंस क्या हैं, वो उसमें क्या क्या हैज़र्ड होते हैं, क्या क्या आपको इश्यूज़ हो सकते हैं, MSDs जो हैं. तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. मुझे सपोर्ट करने का बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.